नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में बात करी थी क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर में पहला चैप्टर जिसका नाम था ड्रेनेज, जल निकास, जिससे भैया 4 अंक का प्रश्न आना है और उसको 2-2 अंक में डिवाइड किया था और उसी स्तर पर उसी लेवल पर हम पढ़ रहे हैं जिस हिसाब से ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन आने की संभावना है। अब हम बात करें तो इससे पहले हमने ड्रेनेज, इरिगेशन और वाटर लॉगिंग कंडीशन क्या है और व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज, ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी और आपको ये जानकर बहुत खुशी हो रही है और मुझे भी खुशी हो रही है कि इसका लाभ बहुत सारे विद्यार्थियों ले रहे हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपका यही उत्साह हमें और अच्छे से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये प्यार और इसने बनाए रखिए। आइए बच्चों, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को जिसका नाम है ड्रेनेज, जिसमें हमने कल प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे 5 से 6 क्वेश्चन। आज हम आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न आता है कि भैया ऐसी क्या कंडीशन है जिसके कारण से खेत में वाटर लॉग्ड कंडीशन हो रही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भैया, जैसे कि हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भैया ऐसे क्या कारण है या क्यों हम ड्रेनेज करें। तो अतिरिक्त जल अगर या नमी है, मॉइस्चर है, तो उससे क्या क्या हानियां होगी, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि हार्म्स काज्ड बाय एक्सेस वाटर और मॉइस्चर, अगर खेत में आवश्यकता से ज़्यादा नमी है या पानी है तो उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 1 बाय 1 कि अधिक नमी होने से खेत में क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है वो है भैया वायु के संचार में बाधा होना, रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रॉपर एरेशन। अब ये कैसे होगा सर कि वायु के संचार में बाधा हो जाएगी। तो हम देखते हैं, मान लीजिए ये फील्ड है, हमारा खेत है, इस खेत में पूरी तरह से क्या भर गया भैया, पानी भर गया है, पूरा खेत जलमग्न हो चुका है, वाटर लॉक कंडीशन आ चुकी है, पूरा खेत पानी से भर चुका है। अब भैया ऑक्सीजन आई, बोले मुझे अंदर जाना है, बोले कैसे अंदर जाओगी, बोले यहाँ तो पानी है, बोले पानी पे तैरो। तो जैसे एंट्री होगी ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन भैया इस पानी की ऊपरी सतह पर ही बैठ जाएगी और अंदर नहीं जाएगी। अब सर ऑक्सीजन अंदर जाए या ना जाए इसका क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मेरे भाई, क्योंकि हमारी मृदा में लाखों जीवाणु ऐसे हैं जो वायु की उपस्थिति में जीते हैं और वायु होगी तभी वो कार्य करेंगे जिससे हमारे न्यूट्रिशन या पोषक तत्व उपलब्ध रूप में आएंगे, अवेलेबल फॉर्म में आएंगे, जिसको रूट एब्जॉर्ब करेगी और प्लांट को मिलेगा। तो भैया ये बहुत लंबी प्रोसेस है, अर्थात पानी भरा रहा तो वायु का संचार अच्छा नहीं होगा, पूरी तरह से एरेशन नहीं बना रहेगा। समझ गए बात को? इसलिए वायु को भी अच्छी तरह से मृदा में जाना चाहिए। इसीलिए हम बार बार डोरेकोल पे चलाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं ताकि प्रॉपर एरेशन बना रहे। समझ गए बात को? इसलिए भैया अब पानी भरा रहा तो वायु संचार में बाधा आएगी, रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा प्रॉपर एरेशन में, मतलब सही तरीके से वायु का आदान प्रदान नहीं होगा। और जब हम मृदा पढ़ते हैं तो देखते हैं, रंध्र पढ़ते हैं, पोर्स पढ़ते हैं और उसमें हम पढ़ते हैं कि 25% एयर और 25% वाटर ये होना चाहिए, इतने ही रंध्र होना चाहिए। लेकिन जब सारे रंध्र जल से भर गए तो ऑक्सीजन की जगह या वायु की जगह किसने ले ली? जल ने ले ली और ये अनुपात बिगड़ जाएगा तो पौधे के लिए उत्पादन भी खतरनाक हो सकता है, उसके लिए कंडीशन, इसलिए उत्पादन घट जाएगा भाई। आगे हम देखें तापमान का गिरना। अब भैया लंबे समय तक खेत में पानी भरा रहेगा, वाटर लॉगिंग कंडीशन रहेगी, ज्यादा समय तक पानी भरा रहेगा, वाटर लॉक्ड कंडीशन अगर रहेगी तो सीधी सी बात है टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा। और हम जानते हैं कि बहुत सारी कृषि क्रियाएं एक निश्चित टेम्परेचर पर होती है। जैसे हम बात करें बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जैव उर्वरक का, तो उसके लिए जो प्रोसेस होती है उसके लिए भी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत सारे बीजों का अंकुरण उचित ताप पर होता है, बहुत सारी कृषि क्रियाएं करने के लिए हमें अधिक नमी की आवश्यकता नहीं होती। ये सब सारी चीजें यहाँ पर बाधा होगी, अर्थात डाउनफॉल ऑफ टेम्परेचर। जब ज्यादा समय तक पानी भरा रहेगा तो खेत में उपस्थित नमी ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और इससे हमारी खेती पे होने वाला जो उत्पादन है वो भी कम होगा। तो एक तो ये हो गया। फिर एक और हम यहाँ से याद रख सकते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशन। इंटरकल्चर ऑपरेशन अर्थात अंतः कृषि क्रियाएं, अंतः कृषि क्रियाएं जो हम करते हैं खेत में, हम जब डोरे कोल पे चलाते हैं, ये सारी चीजें हम जो करते हैं वो सब क्या होगी? पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। अंतः कृषि क्रियाएं क्या हो जाएगी भैया? बाधित हो जाएगी।
ठीक है, तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि सही समय पर हमें खेत में डोरे कोल पे चलाना, अंतःकृषि क्रियाएं करना है और अंतःकृषि क्रियाएं सही समय पर हो, इसलिए हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखा है कि आवश्यकता से ज्यादा नमी उसको हम हटा दें। आई होप आप इस प्रश्न को भली भांति समझ चुके हैं। प्रश्न को समझना है, उत्तर अपने आप याद हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि ज्यादा नमी होने से क्या क्या समस्या होगी। तो पहली समस्या आप शॉर्ट फॉर्म में याद करो, ऑक्सीजन की एंट्री नहीं होगी। दूसरा, ज्यादा समय पानी भरा रहेगा तो टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। दो चीज रिलेट हो गई। तीसरा, अगर आपको याद रखना है तो हम खेत में कृषि क्रियाएं सही समय पर नहीं कर पाएंगे, इंटरकल्चर ऑपरेशन टाइमली डन नहीं होगा। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, जो आपको 2 मार्क्स देने के लिए पर्याप्त है। अगली बात अगर हम देखें, ये रिपीट क्वेश्चन है, ये लास्ट टू लास्ट ईयर 2019 में आया हुआ प्रश्न है। पूछा गया था भैया कि जल निकास गुणांक क्या है। लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर पूछा गया प्रश्न है, ड्रेनेज कोफिशिएंट क्या है। और इस बार इस यूनिट से 2-2 अंक के क्वेश्चन आने की संभावना है और मेरी उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। सिंचाई क्या है, ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज कोफिशिएंट क्या है, इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो हम बात करें जल निकास गुणांक की, ड्रेनेज कोफिशिएंट की। व्हाट आर द ड्रेनेज कोफिशिएंट। अगर मान लीजिए ये पूरे फील्ड में पानी भरा है, वाटर लॉक्ड कंडीशन है, पूरा खेत पानी पानी है भैया। अब इस वाटर लॉक्ड कंडीशन है तो हमें 24 आवर्स में, 24 घंटे में, 24 आवर्स में 24 घंटे में एक निश्चित क्षेत्र से जितना जल खेत से बाहर कर दिया जाएगा वही कहलाएगा ड्रेनेज कोफिशिएंट। ड्रेनेज का मतलब है जल निकास, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। 24 घंटे में एक पानी भरे खेत से या एक निश्चित क्षेत्र से जितना पानी बाहर निकाल दिया जाता है वही उसका ड्रेनेज कोफिशिएंट कहलाता है। आइए हम देखते हैं इसकी परिभाषा को। जिस तरह से हमें परिभाषा देखने को मिल रही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम परिभाषा लिखें उसे इस तरह से अंडरलाइन करना ना भूलें। किसी भी ज्ञात क्षेत्रफल से 24 घंटे में जितना पानी का निकास प्रति इकाई क्षेत्रफल से होता है उसे ही हम जल निकास गुणांक, ड्रेनेज कोफिशिएंट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर exhausted per unit area in 24 hours from any known area is called drainage coefficient। अर्थात प्रति इकाई क्षेत्रफल जिसको हम जानते हैं वहां से 24 घंटे में एक दिन में जितना पानी खेत से बाहर कर दिया जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा भैया, जल निकास गुणांक, ड्रेनेज कोफिशिएंट। आई होप आपको दोनों प्रश्न क्लियर हो गए। आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब जल को बाहर निकालने की हम बातें कर रहे हैं बहुत देर से, लेकिन जल को बाहर निकाले तो कैसे। तो इसके लिए यहाँ पर 3 सिस्टम है। ध्यान रहे, मेथड अलग होता है, सिस्टम अलग होता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए सिस्टम क्या है और आप लिख के आते हो मेथड। ये गलती नहीं करना है। जल निकास की प्रणालियां अलग है और विधियां अलग है, और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों में। जब प्रणालियां पूछता तो विधियां लिखाते और विधि पूछता तो प्रणाली लिख देते। ये सी गलती आपको नहीं करना है। जब बात होगी सिस्टम की तो सिस्टम भैया जल निकास के लिए 3 महत्वपूर्ण है। जल निकास की कितनी प्रणालियां हैं, तो 3 प्रणालियां याद रखना। जल निकास की निम्नलिखित 3 प्रणालियां हैं, ठीक है। अब 3 प्रणालियों की हम बात करें तो जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेचुरल सिस्टम। ये प्रकृति ने बनाया है और जब चीजें प्रकृति के अनुसार होती है तो प्रकृति के अनुसार ही चलेगी, वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। तो भैया इसमें जिससे जैसे खेत का ढाल बदलता जाता है वैसे वैसे पानी का ढाल बदलता है और अपने स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। इसमें मतलब इंसान का कोई ज्यादा रोल नहीं है। जिधर जैसा धरातल होगा, जैसा डाउनफॉल होगा, उसी डाउनफॉल के अकॉर्डिंग, स्लोप के अकॉर्डिंग वाटर भी मूवमेंट करेगा। ये नेचुरल सिस्टम है। प्रकृति में जैसे जैसे स्लोप बदलेगा वैसे वैसे स्लोप के अकॉर्डिंग ड्रेनेज होगा, वैसे वैसे पानी बाहर चला जाएगा। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से होगा और एक मुख्य या मेन धारा में जुड़कर पूरी तरह से खेत से पानी बाहर हो जाएगा। कौन सी प्रणाली में? नेचुरल प्रणाली में। इसमें प्रकृति या भूमि के स्लोप के अकॉर्डिंग बात होगी, ध्यान रखना। इसमें सॉइल के स्लोप के अकॉर्डिंग खेत से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद है सेकंड सिस्टम, हेरिंगबोन सिस्टम। हेरिंगबोन सिस्टम की अगर हम बात करें तो भैया बोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। अरे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है जो शरीर के बीचों बीच है। तो यहाँ पर भी जो ड्रेनेज का मेन कैनाल होता है, ड्रेनेज का जो मेन कैनाल होता है, ड्रेनेज का जो मेन कैनाल होता है वो खेत के बीचों बीच बना दिया जाता है। और जो सब्सिडी कैनाल्स होती है, सहायक नालियां होती है, उनको मुख्य नाली से जोड़ दिया जाता है।
सहायक नालियों को मुख्य नाली से जोड़ दिया जाता है और मुख्य नाली को खेत के बीचों बीच बनाया जाता है और सहायक नालियों को लाकर उसमें जोड़ दिया जाता है। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर हमारे यहाँ तो होता नहीं। अरे भैया अपने यहाँ पर नहीं है, ये सिस्टम कहाँ पर रिक्वायरमेंट होंगे? जहां पर हमेशा पानी भरा रहता है, हर वर्ष बारिश ही होती रहती है। जैसे मासिन राम चले जाओ, चेरापूंजी चले जाओ, बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है। अब तुम बोले राजस्थान में करवा लो, भैया वहां तो बारिश ही कम हो रही तो बनाने की जरूरत नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट वहां होगी जहां पर होल ईयर या ज्यादा समय तक बारिश होती है। ठीक है भाई, तो सहायक नालियों को मुख्य नालियों से जोड़ दिया जाएगा। कौन सा सिस्टम है? हेरिंगबोन में मेन ड्रेनेज कैनाल से सब्सिडीज कैनाल को जोड़ दिया जाता है और इस तरह से पूरे खेत से पानी को बाहर कर दिया जाता है। देन है ग्रिडिरोन प्रणाली। ग्रिडिरोन सिस्टम की बात करें तो इसमें स्लोप या निचली सतह होगी जिधर मृदा की, खेत में जिधर ढाल होगा, जिधर स्लोप ज्यादा होगा, मेन कैनाल वहां बना दी जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हो इस तरह से। अब भैया ये बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्लोप इधर ही आएगा, अब पानी ऊपर तो जाएगा नहीं तो नीचे आएगा। ऐसे जिधर भी खेत में स्लोप होगा, ढाल होगा, उधर मुख्य नाली बनाएंगे और सब सहायक नालियों को उसमें जोड़ देंगे और इस तरह से खेत से पानी को बाहर कर दिया जाता है। अब पहले इससे बड़ा क्वेश्चन आता था तो बहुत डिटेल लिखने की जरूरत होती थी, लेकिन अब इसमें डिटेल नहीं लिखना है। आप इस चित्र के माध्यम से सारी बातें याद रखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है तो ये गलती नहीं करना है, जब प्रणालियां पूछे तो कितनी है? 3 है। सिस्टम आए ड्रेनेज के लिए या सिस्टम ऑफ ड्रेनेज आए, देयर आर 3, फर्स्ट नेचुरल, सेकंड हेरिंगबोन, थर्ड वन इज ग्रिडिरोन। 3 जल निकास की प्रणालियां हैं। आई होप आपको प्रणालियां क्लियर हो गई। अगली अगर हम बात देखें, जैसे कि आप देख पा रहे हो किस तरह से फ्लो हो रहा है वाटर, या आप यहां पर देख पा रहे हो। आई होप आपको इस विजिबिलिटी के साथ बहुत आसानी से और क्लियर हो गया। आइए अब हम आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ ड्रेनेज। अभी हमने सिस्टम देखे थे, अब हम बात करेंगे जल निकास की विधियां, मेथड्स ऑफ ड्रेनेज। क्वेश्चन आएगा जल निकास की कोई 2 विधियों के नाम लिखिए, ऐसा भी बन सकता है, या जल निकास की किसी एक विधि को विस्तार से समझाइए। अब विस्तार से समझाने का मतलब यह है कि आपको 2-3 लाइन में बताना है का नहीं है, वो ज्यादा लिखने का, पर ऐसा प्रश्न अब यहां से नहीं बनता। अब क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि क्वेश्चन आएगा भैया 2 मार्क्स का, इसलिए हमें उसके हिसाब से लिखना है। ठीक है, वो बोल देगा कि भैया भूमिगत जल निकास के 2 नाम लिख दीजिए, पृष्ठीय जल निकास के 2 नाम लिख दीजिए, या पोल ड्रेन्स क्या होता है, मोल ड्रेन्स क्या होता है, टाइल ड्रेन्स क्या होता है, कटआउट नालियां क्या होती है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। जब हम बात करें भैया मेथड्स ऑफ ड्रेनेज की, तो मेथड्स ऑफ ड्रेनेज जल निकास की विधियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है भूमिगत जल निकास, दूसरा है पृष्ठीय जल निकास। जब बात होगी भूमिगत जल निकास की, अंडरग्राउंड ड्रेनेज की, तो भैया ये नालियां कहाँ होगी? सॉइल के अपर की बिलो। आप बोलोगे सर बिलो होगी, क्योंकि बात हुई है अंडरग्राउंड भूमिगत जल निकास, जो भूमि के नीचे बनाया जाए। सर भूमिगत जल निकास नालियां कैसे बनाएगी, आगे हम देखेंगे। उसके बाद पृष्ठीय जल निकास नालियां, ये तो काफी समझ में आती बात। सरफेस ड्रेनेज मतलब जल निकास की नालियां भूमि की ऊपरी सतह पर बनाई जाती है, तब उन्हें हम बोलेंगे पृष्ठीय जल निकास नालियां। ये अबव द सरफेस, ये बिलो द सरफेस। कौन सी? अंडरग्राउंड, बिलो द सरफेस। पृष्ठीय सरफेस की बात करेंगे तो अपर लेयर ऑफ सॉइल। समझ गए? बात क्लियर हो गई, भूमिगत जल निकास क्या होगा और पृष्ठीय जल निकास क्या होगा। अब हम बात करें पृष्ठीय जल निकास की, तो भैया पृष्ठीय जल निकास में सबसे पहले हमारे पास निकल कर आ रहा है अस्थायी टेम्पररी ड्रेन्स। ये नालियां उन क्षेत्रों में बनाई जाएगी जहां पर ज्यादा ड्रेनेज का रिक्वायरमेंट नहीं होता, और ये केवल मुख्यतः रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में रखी जाती है। उसके बाद इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेम्पररी, मतलब नाम से पता चल रहा है ये मेनली रेनी सीजन में बनाई जाती है, वर्षा ऋतु में बनाई जाती है, उसके बाद इन्हें नष्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आगे इनकी जरूरत नहीं होती है। उसके बाद कटआउट नालियों की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से छोटी छोटी नालियां बनाई जाती है, जिन्हें हम कटआउट नालियों के नाम से जानते हैं। जिस तरह से हमने हेरिंगबोन सिस्टम देखा, लगभग वैसे ही होता है, लेकिन ये छोटे छोटे एरिया में बनाई जाती है। ठीक है भैया। परमानेंट ड्रेन्स की हम बात करें, स्थायी नालियां, तो ये नालियां उन क्षेत्रों में बनाई जाएगी जहां पर पूरे ईयर बारिश होती रहे या जिनकी आवश्यकता पूरे वर्ष भर रहे। उन क्षेत्रों में हमें किन नालियों की आवश्यकता होगी? तो हमें परमानेंट ड्रेन्स या स्थायी नालियों की आवश्यकता होगी। तीसरा है समतल भूमि में मेड़ों को काटना और लैंड स्मूथरिंग मेथड, मतलब यहाँ पर जो छोटे छोटे से मेड़ बनाए जाते हैं खेत के चारों ओर, उस तरह से प्लॉट बनाए जाएंगे और उस प्लॉट के माध्यम से ड्रेनेज किया जाएगा। तो ये हमने देखे भैया पृष्ठीय जल निकास नालियां। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है
कि किन्हीं 2 मेथड के नाम लिखिए, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कटआउट नाली का, तो ध्यान रखना इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो स्मॉल पॉट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उससे ड्रेनेज किया जाता है। ठीक, आइए अगली बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज। अंडरग्राउंड ड्रेनेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है। आपसे ध्यान रहिए, अंडरग्राउंड के कोई 2 नाम पूछे जा सकते हैं। भूमिगत जल निकास नालियों के कोई 2 नाम बताइए, तो हम बता सकते हैं टाइल ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, मोल्ड ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स और पोल ड्रेन्स। जिसमें से ये टाइल ड्रेन्स रिपीटेड है, पोल ड्रेन्स रिपीटेड है, ये कई बार पूछा गया है। और इस बार अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो जब टाइल ड्रेन्स की बात हो तो खेत में जल निकास करने के लिए इस तरह से टाइल्स को लगाया जाता है और फिर इन टाइल्स के माध्यम से खेत से पूरे पानी को बाहर कर दिया जाता है। बात हुई टाइल ड्रेन्स की। उसके बाद स्टोन ड्रेन्स की हम बात करें तो पूरे खेत में इस तरह से स्टोन अर्थात पत्थरों का एक नाली बनाया जाता है और उस नाली के माध्यम से, पत्थरों की नाली के माध्यम से खेत से पानी को बाहर कर दिया जाता है। बात होगी मोल्ड ड्रेन्स। तो मोल्ड ड्रेन्स की जब हम बात करें तो इसके लिए मिट्टी पलट हल का नाम सुना है, एमबी प्लाव। इस एमबी प्लाव से सब सॉइल में, ध्यान से सुने, एमबी प्लाव से सब सॉइल में एक फ्रो बनाएंगे, एक रो बनाएंगे और उसके द्वारा एक नाली बनाई जाती है। तो मोल्ड ड्रेन्स में जब भी आपसे बात हो तो मोल्ड ड्रेन्स में आप ध्यान रहे, जब भी बात होगी मोल्ड ड्रेन्स की तो ध्यान से सुने, इसके लिए कौन सा प्लाव? तो इसके लिए भैया एमबी प्लाव। इस एमबी प्लाव का उपयोग किया जाएगा, मिट्टी पलट हल का, और इस मिट्टी पलट हल से एक रो बनाई जाएगी और उसके द्वारा एक ड्रेनेज का सिस्टम तैयार हो जाएगा, एक नाली बन जाएगी और पानी खेत से बाहर होगा। कौन से ड्रेन से? दैट इज मोल्ड ड्रेन्स। और उसके बाद बात होगी पाइप ड्रेन्स। पाइप तो बहुत आसान सी बात है, इसके लिए पोरस छिद्रित पाइप लेते हैं जिनको अंडरग्राउंड में रख देते हैं और पूरा पानी उसमें से रीच कर आएगा और खेत से बाहर हो जाएगा। देन उसके बाद है पोल ड्रेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल ड्रेन्स में लकड़ी का यूज किया जाता है और लकड़ी को इस तरह से ट्राइंगल शेप में बनाकर नाली तैयार कर दी जाती है। और लकड़ी की खासियत है कि ये ज्यादा मात्रा में मॉइस्चर को सोक करेगी, अब्जॉर्व करेगी और एब्जॉर्व कर कर उसके खेत से बाहर करने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर जिस जिस उपकरण का उपयोग हो रहा है, जिस जिस पदार्थ का उपयोग हो रहा है, उसी के आधार पर नाम है। टाइल ड्रेन्स में टाइल्स का उपयोग करके खेत से पानी को बाहर किया जाता है। रिमूव ऑफ एक्सेस वाटर यूजिंग अप बाय टाइल्स। स्टोन ड्रेन्स, यूज ऑफ स्टोन, स्टोन से, पत्थरों से नालियां बनाते हैं, हमने देखा है गाँव में। मोल्ड ड्रेन्स, मिट्टी पलट हल से एक गहरी नाली बनाई जाएगी और उससे पूरे खेत से पानी बाहर किया जाएगा। पाइप ड्रेन्स, पोरस ड्रेन्स होते हैं, पाइप अपना पीवीसी वाला भी हो सकता है, सीमेंट का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सीमेंटेड पाइप का यूज किया जाता है मेनली। देन उसके बाद पोल ड्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसमें हम लकड़ी के जो भी भाग होगा उसको ट्राइंगल शेप में काटेंगे, उससे एक नाली को बनाएंगे और फिर ड्रेनेज किया जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आपसे आप क्वेश्चन पूछा जाए कि मेथड्स कितनी है तो 2 है, सिस्टम पूछे तो 3 है। कौन कौन सी 2 मेथड है? पृष्ठीय और भूमिगत, सरफेस और अंडरग्राउंड। जब पृष्ठीय की बात होगी तो टेम्पररी, कटआउट, परमानेंट एंड लैंड स्मूथिंग मेथड। और जब बात होगी अंडरग्राउंड की तो अंडरग्राउंड में टाइल ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, मोल्ड ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स एंड पोल ड्रेन्स। इस तरह से हम बता सकते हैं। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।